हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पंजाब का जो लेक्चरर कैडर का एग्जाम है उसमें सोर्स के फॉर्म में आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उसका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको अगर आप यूज करें, उनके क्वेश्चंस को आप करें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ पड़े हैं पहले के, जिनको मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और होपफुली ये जो वीडियो है इससे आपको काफ़ी अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस आपको जो रिलेवेंट मिलेंगे आपके एग्जाम के, तो क्योंकि ये भी एक तरह से PYQs ही हैं तो इनको भी ध्यान से देखना, इनके सॉल्यूशंस को भी ध्यान से देखना। वीडियो पुराने हैं पर समझ में आपको आ जाएंगे, है ना। तो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है हैज लार्ज अपर्चर। उसका जो अपर्चर का मतलब उसका डायमीटर जो है वो लार्ज होता है। वो किस लिए होता है? तो वो उसका रीजन होता है टू हैव हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन के लिए जो उसका अपर्चर है वो क्या होता है? लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। A rectangular tank of 6 meter deep is full of water. By how much does the tank appear to be raised? तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ये टैंक है। इस टैंक को जब हम यहाँ से देख रहे हैं, कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ये टैंक जो है इसमें 6 मीटर डीप तक वाटर है या जो भी वाटर फिल है। हमने ये फिनोमेना सुना होगा कि जब हम उसको देखते हैं पानी को, तो अगर उसमें कोई सिक्का रख दें तो वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो। तो यहाँ पर लेट सपोज ये इतनी हाइट तक ऊपर चला गया, तो इनिशियल हाइट जो है इसकी, ये एक्चुअल हाइट है ना। एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया। ये जो हाइट है ये एक्चुअल हाइट है, एच एक्चुअल, और ये जो हाइट है ये है अपेरेंट हाइट, अपेरेंट। तो म्यू जो है वो किसके बराबर होता है? वो होता है एच एक्चुअल एच अपॉन एच अपेरेंट। ठीक है, तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 1.33, और जो एक्चुअल हाइट है वो है 6 मीटर, और अपरेंट हाइट हम यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम अपरेंट हाइट जब निकालेंगे तो वो आएगी अराउंड 4.5 मीटर। अब कितना हाइट ये ऊपर उठ गया हमें दिखाई दे रहा है, तो 6 माइनस 4.5 कर देंगे तो हाइट रेज्ड। तो हाइट रेज्ड तो कितना ऊपर ये उठ गया वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में से 1.5 आप माइनस कर दो, 4.5 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर ऊपर चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच लेजर इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अनवांटेड हेयर फ्रॉम स्किन। स्किन यानी कि जो हमारी त्वचा है उस पर जो अनवांटेड हेयर्स आ जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स के केस में ज़्यादा बात होती है, वो ज़्यादा इसका यूज़ करती हैं। तो इसके लिए जो लेज़र यूज़ की जाती है वो की जाती है NDYAG लेज़र। NDYAG लेज़र विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्लास वाज डिस्कवर्ड बाय मालूस। ये डिस्कस किया था मालूस ने, और 1808 में। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू होता है लैम्बडा अपॉन ई। तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? लैम्बडा की वैल्यू है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 10 पावर ये कितना हो गया? -10, और ये हो गया कितनी है? विड्थ कितनी है? 12 इंटू 10 पावर -5। अब ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 10 पावर 2 कर दो, तो ये ऊपर आ जाएगा कितना? 6/12, है ना। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 10 पावर 5। तो ये हो जाएगा 10 पावर -5, ये 10 पावर -7 बनेगा पहले, फिर ये हो जाएगा -5, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? नीचे भी आ जाएगा 10 पावर -5, तो ये आ जाएगा 1/2। अब जो एंगुलर विड्थ होती है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम, तो एंगुलर विड्थ जो होती है, एंगुलर विड्थ को हम लिखते हैं किससे? 2 थीटा से। तो ये आ गया, ये थीटा, इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन थीटा एक्चुअल में ये वैल्यू होती है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्बडा बाई ई। तो यहाँ से 1/2 का मतलब साइन की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, तो एंगुलर विड्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ पर 12 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर कोई डायग्राम आपको गिवन नहीं है। यहाँ पर 3 तरह के क्यूब बनते हैं। एक होता है फेस डायगोनल के अकॉर्डिंग निकालना होता है, एक निकालना होता है
ये जो तुम्हारा एडजेसेंट सरफेस है, तो एडजेसेंट सरफेस वाला ये केस है। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया है। इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 7R/12। तो इसका मतलब ये केस जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये बैटरी लगी हुई है। ये है कितने का, 7R/12 का, और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का वो है 0.1 ओम, और जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 2 वोल्ट। सबसे पहले 7R/12 को सॉल्व करो, तो 7R/12 का मतलब हो गया 14/12। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 14/12 प्लस 0.1 का मतलब 1/10, ये आ जाएगा 76/20। अब इसके बाद हम 60 सॉरी अब इसके बाद हमें लगाना है V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V/R। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30/19। करेक्ट आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अल्फा पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस A, moving in a circular orbit of radius A makes n revolution. The magnetic moment produced at the center is B. मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है B। तो हमें ये बताना है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद अल्फा पार्टिकल m इज। तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना जनरेट हो रहा है ये हमें वैल्यू बतानी है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए, जहाँ ए हो जाएगा जो सर्किल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ उसकी रेडियस हो जाएगी ए स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I। तो करंट I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू होगा चार्ज ऑन टाइम। तो टाइम की वैल्यू हम क्या से लिखेंगे, चार्ज हो जाएगा E, उसके बाद टाइम की जो वैल्यू अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2Q। अगर चार्ज है E तो 2Q या 2E, तो ये चार्ज हो जाएगा 2E। और टाइम की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, टाइम इक्वल्स टू होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ ना, ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 2 पाई एफ। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई की वैल्यू बनेगी 2E अपॉन यहाँ से 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू दे रखी है n, तो यहाँ n से n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2En। कितना हो गया 2En। अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 2En इंटू पाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2n पाई ई ए स्क्वायर। तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ई नॉट कॉस ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो हम जानते हैं कि v इक्वल्स टू होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 6 इंटू 10⁸ और अपॉन 4, तो यहाँ से हो गया 3/2 इंटू 10⁸। 3/2 इंटू 10⁸, ये किसकी वैल्यू हो गई v की। नाउ वी नो दैट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होता है c/v ना। वैल्यू किसके इक्वल होती है c/v। तो c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸, और v की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2 इंटू 10⁸। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये वैल्यू होती है म्यू आर और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेट सपोज म्यू आर की वैल्यू हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √ER, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो ER है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन वोल्टेज डिवाइडर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में बना लेता हूं पहले। तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। यहां से जब आप ये सर्किट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा। ये हो गया एमीटर, और ये हो गया रेजिस्टेंस R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2। तो ये हो गया R2, ये हो गया R1, और यहाँ से इनको कनेक्ट कर दिया आपने। यहाँ पर जो वोल्टेज आ गया वो आ गया VCC, ये हो गया RC, और यहाँ पर ये आ गया कौन सा एमीटर रेजिस्टेंस, और ये हो गया R2। ठीक है, यहाँ पर भी वोल्टेज कितना हो गया VCC हो गया। यहाँ पर हम थेवेनिन्स थ्योरम लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस R2। वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2 ये मैं निकाल रहा हूँ थेवेनिन थ्योरम से। V2 की जो वैल्यू बनती है वो बनती है कितनी VCC अपॉन R1 प्लस R2,
इंटू R2। VCC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, VCC की वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट, तो ये वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट इंटू R2। R2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2.2, तो ये वैल्यू है 2.2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 12.2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो VCC की वैल्यू, V2 की जो वैल्यू हमारे पास है, तो V2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.5 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू आ रही है 4.5 वोल्ट। अब हमें ये वाले सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, ये वाले में। तो इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो V2 माइनस VBE, ये बेस हो गया, ये एमिटर हो गया, तो यहाँ पर VBE इक्वल्स टू ये होगा IERE, IERE इक्वल्स टू 0। और IERE जो है वही क्या कहलाएगा, एमिटर वोल्टेज, क्योंकि हमें एमिटर वोल्टेज ही पूछा है। तो VE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 माइनस VBE। VBE जो है वो सिलिकॉन अगर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.7। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 4.8 माइनस 0.7। तो आंसर जो हमारे पास 4.5 है, सॉरी, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5 माइनस 0.7, तो ये आ जाएगा 3.8 वोल्ट। तो आंसर वुड बी 3.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करंट ऑफ 16 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर विद एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो गिवन है कितनी, 4 इंटू 10 पावर 28, 4 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब। तो ये पर मीटर क्यूब में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका गिवन है वो है 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला होता है VDNEA। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है VD, तो VD इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन NEA। तो I की जो वैल्यू है वो कितनी है, I की वैल्यू है 16, N जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 इंटू 10 पावर कितनी है ये 28, तो ये हो जाएगा 28। उसके बाद E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और A जो है A की वैल्यू हो गई वो हो गई 10 पावर माइनस 5। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4, आंसर आएगा 2.5 सॉरी इंटू 10 पावर माइनस 4। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। अब 1 अपॉन पाई ये दिया हुआ है हमें कैपेसिटेंस, तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू वो होती है 2 पाई f, और कैपेसिटेंस हमें दिया है 1 अपॉन पाई, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, और फ्रिक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100। 1 अपॉन 100 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 2। करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 पावर माइनस 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का प्रोटॉन है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इसका जो R इक्वल्स टू MV, साइक्लोट्रॉन की जो फ्रिक्वेंसी या साइक्लोट्रॉन की रेडियस का फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे, तो MV अपॉन QB, और ये बन गया लीनियर मोमेंटम। तो यहां से इसको ऐसे लिखते हैं हम P अपॉन QB, P अपॉन QB, ठीक। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं 2ME अपॉन QB। अब दोनों की रेडियस इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट 2। एक है प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज और ये मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड कौन सा है, सेकंड है अल्फा पार्टिकल, तो उसमें हो जाएगा M अल्फा, ये हो जाएगा E अल्फा अपॉन Q अल्फा और B। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर दो। तो हमें क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है ना। तो एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले ये 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, 2 से 2। अब मास ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 टाइम्स होता है और चार्ज है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन का। तो यहाँ B से B तो कैंसिल हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये MP और ये EP, और नीचे क्या है QP। अब यहाँ पर चेंजेस कर लो आप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4MP, ये हो जाएगा E अल्फा, और ये हो जाएगा 2QP। तो QP से QP कैंसिल हो गया, MP से MP कैंसिल हो जाएगा। इसका दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा MPEP अपॉन 1, और ये बन जाएगा कितना 4MTE अल्फा, और अपॉन ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ से E अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ द फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी टू ब्रिंग द करंट इन फेज विद वोल्टेज। यानी कि फेज करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में आ रहा है, इसका मतलब ये रेजोनेंस की कंडीशन है ना।
तो रेजोनेंस की कंडीशन है ये। कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा एल, या ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो C है उसकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल। जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आएगा 35.2 म्यू एफ, है ना। आंसर आ जाएगा 35.2 म्यू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको ऐड करना होता है 273.15 केल्विन में, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 बिल्कुल करेक्ट है। और व्हेन सॉलिड CO2 इज एक्सपोज टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर, बिल्कुल ठीक है। और ऑल द मेंशन, तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कार्नोट हीट पंप। हीट पंप के लिए जो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये हीट पंप है, ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक। ये हो गया लो टेम्परेचर और ये हो गया हाई टेम्परेचर और ये हो गया वर्क डन। और वर्क डन की वैल्यू होती है T1 माइनस T2। और ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। तो COP हीट पंप जो होता है वो होता है T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये COP हीट पंप का फॉर्मूला होता है। जो हायर टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 300 केल्विन। तो 300 केल्विन अपॉन 300 केल्विन। और लोअर टेम्परेचर है -3 का मतलब हो गया 270 केल्विन। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है हीट लॉस फ्रॉम द हाउस, यानी कि हमें वैल्यू दी हुई है Q1 की। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 40 किलोवाट। और पावर निकालनी है, तो पावर जो है यानी कि यहाँ पर ये पावर हो गई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 4 किलोवाट, है ना। तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 किलोवाट। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन प्लैंक एंड, देखो केल्विन प्लैंक और जो क्लेसियस है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल स्टेटमेंट होते हैं। केल्विन प्लैंक ये कहता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अपने आप नहीं जा सकती कोई भी जो हीट है, उसको आपको ले जाने के लिए कुछ एक्सटर्नल हेल्प करनी पड़ेगी। इसी तरह से क्लेसियस ये कहता है कि किसी भी जो केल्विन प्लैंक है, इज दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन प्लैंक एंड क्लेसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक और क्लेसियस के स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक स्टेटमेंट कहता है कि हीट इंजन की जो एफिशिएंसी, आप किसी भी इंजन की एफिशिएंसी जो साइक्लिक ऑर्डर में काम कर रहा है 100% नहीं हो सकती। और एक स्टेटमेंट ये कहता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर अपने आप हीट को नहीं ले जाया जा सकता। उसको अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर ले जाना है तो उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हेल्प करनी पड़ेगी। दोनों एक दूसरे के पैरेलल स्टेटमेंट होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वॉन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस टेक्स इनटू अकाउंट। तो ये एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को कंसीडर करती है और एक साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स किस लिए? फॉर करेक्शन इन वॉल्यूम, और इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर करेक्शन इन प्रेशर फोर्स। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी नेवर इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक। इफ द रेशियो ऑफ RMS स्पीड एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस A to B, देखो A to B, तो VRMS A VRMS B ये दोनों इक्वल है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 3kTA अपॉन मास ऑफ A, और ये क्या हो जाएगा? 3kTB अपॉन मास ऑफ B। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर का रेशियो निकालना है, यानी कि TA अपॉन TB का, TA अपॉन TB का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा? MA अपॉन MB, और जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एरिया इनसाइड द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के अंदर का जो एरिया है वो किसको बताता है? नेट वर्क डन को, है ना। किसको बताता है? नेट वर्क डन को। लार्ज आइसबर्ग मेल्ट्स मोर ऑफ द बेस। वो कहाँ से ज्यादा मेल्ट होगा? वो बेस से ज्यादा मेल्ट होता है। देन रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ऑफ ब्लॉक। देखो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर? E1 सिग्मा E8T पावर 4। तो E1 अपॉन E2 कर लो। तो E1 अपॉन E2, पहले केस में जो एरिया है वो है 32, और दूसरे केस में जो है एरिया हो जाएगा 32/4। और पहले केस में जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री 27 है। 27 को आप केल्विन में कन्वर्ट करो तो वो हो जाएगा 400। तो ये हो गया 400, और नीचे हो गया 327। 327 का मतलब हो गया 400 और 600, तो नीचे हो जाएगा 600 और इसकी पावर 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, E2 की जो वैल्यू आ जाएगी, E2 की
हमें किसकी वैल्यू बतानी, E2 की। E2 की वैल्यू आ जाएगी 81/64E, 81/64E, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट गिवन बाय द फोटो सेल विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय द ग्राफ विच इज एक्चुअली स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट। अब ये जो है फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी, हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है वो है 10⁻⁻10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट का मतलब हो गया h/2π। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.03 इंटू 10⁻24। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन। तो ई की वैल्यू है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो W नॉट है उसकी वैल्यू है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करनी है, E इक्वल्स टू W नॉट प्लस के ई। तो के ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी E माइनस W नॉट। तो E की वैल्यू है 6.2 में से माइनस करना है 4.2, तो ये बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 विच इज ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायरेक्ट एक्स-रे फोटोग्राफ ऑफ द इंटेंस्टाइन इज नॉट जनरली टेकन बाय द रेडियोलॉजिस्ट बिकॉज जो एक्सरे है वो पास कर जाती है इंटेंस्टाइन से और विदाउट कॉजिंग अ गुड शेडो और एनी यूजफुल डायग्नोसिस। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। Photon of energy 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो W नॉट, तो W नॉट हो गया h न्यू नॉट। तो h होता है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दी हुई है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻15 एंड देन हमें E की वैल्यू दी है वो कितनी गिवन है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये आपके पास बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी E माइनस W नॉट। तो E की वैल्यू है आपके पास 8 में से माइनस हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 48, a particle has total energy that is less than that of a potential barrier. When the particle penetrates the barrier, its wave function is, wave function इसका क्या डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। फिजिकली रीजनेबल वेव फंक्शन psi x for a one dimensional system must be सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफाइंड ऑल पॉइंट्स होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस होने चाहिए डी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। वेव फंक्शन psi x, सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज करके और इसकी वैल्यू निकाल लो a की। तो इसको आप नॉर्मलाइज कर दो 0 से l में, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो ये बनेगा a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3 अपॉन l क्यूब। ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है psi x और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर और x स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है जो कि है 3 अपॉन l क्यूब x स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास b। b इज द राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चंस 2023 पार्ट 2। होपफुली जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।